देखिए, टुडे वी आर डिस्कसिंग केपलर्स लॉ। केपलर ने 3 लॉ दिए थे और केपलर ने जो अपने लॉज दिए थे वो प्लैनेट्स के लिए दिए थे जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो केपलर का ये मानना था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो इलिप्टिकल पाथ में कर रहे हैं। इसका जो पाथ होता है ये इलिप्स होता है। इलिप्स किसे कहते हैं? अच्छा, और सन जो होता है वो इस इलिप्स के एक फोकस पे होता है। जब भी आप कोई इलिप्स बनाते हैं, इस तरह का इलिप्स होता है, ओवल शेप का, अंडर टाइप, इस तरह का इलिप्स है। इसकी 2 मेजर एक्सेस, मतलब 2 एक्सेस होती हैं, एक मेजर एक्सेस होती है, एक माइनर एक्सेस होती है, और इसके 2 फोकस होते हैं। एक फर्स्ट फोकस होता है, एक सेकंड फोकस होता है। और इन फोकस की खास चीज़ क्या है, इसे इसकी हेल्प से बना भी सकते हैं कि कोई भी पॉइंट आप चूज़ कर लीजिए, इलिप्स का कोई भी पॉइंट आपने चूज़ कर लिया, लेट ए पॉइंट चूज़ किया, इसकी फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस आ गई F1A, सेकंड फोकस से डिस्टेंस आ गई F2A। अब ये पॉइंट, मतलब प्लैनेट घूमकर मान लीजिए कहीं यहाँ पर आ गया, फर्स्ट फोकस से इस पॉइंट B की डिस्टेंस हो गई F1B और सेकंड की डिस्टेंस थोड़ी कम हो गई, तो F1B प्लस F2B, ये टोटल डिस्टेंस हो गई फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस से डिस्टेंस का एडिशन हमेशा इक्वल होता है। जो इस प्रिंसिपल पे बनता है, जो इस बेसिस पे बनता है, उसे इलिप्स कहते हैं कि उसकी 2 फोकस से जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट की, उनका एडिशन हमेशा इक्वल होता है। इसके ब्याफ पे इलिप्स बनते हैं। तो उसने कहा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व हो रहे हैं, सर्कुलर में नहीं हो रहे, और सन इनके किसी फोकस पे हम मान सकते हैं। तो सन इसके फर्स्ट फोकस पे हम मान लेते हैं, यहाँ पर सन है और ये प्लैनेट है, तो प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल पाथ में। इसे इट इज़ नॉन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ मीन्स लॉ ऑफ ऑर्बिट। उसने बताया कि जो ऑर्बिट है बनता है इनका, जो प्लैनेट अपना ऑर्बिट जिसके अंदर रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, वो इलिप्टिकल होता है। ये फर्स्ट लॉ था। देखिए, केपलर के जो लॉ थे वो प्लैनेट्स के लिए वैलिड हैं। जो भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं उन सबके लिए वैलिड है, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो सैटर्न हो, चाहे अर्थ हो, सबके लिए वैलिड है। और जितने भी सैटेलाइट्स रिवॉल्व होते हैं प्लैनेट्स के अराउंड, उनके लिए भी वैलिड है, चाहे वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो चाहे नेचुरल सैटेलाइट्स, दोनों इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, जो केपलर्स के लॉ पे। केपलर्स का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया। अकॉर्डिंग टू केपलर, मान लीजिए कोई प्लैनेट यहाँ पर है, अर्थ मान लेते हैं, अर्थ यहाँ पर है, ये सन है, ये इलिप्टिकल पाथ है, सन इसके यहाँ फोकस पर है, और ये अर्थ की मान लो पोजीशन है, किसी टाइम t=0 पर पोजीशन है अर्थ की, किसी टाइम पर पोजीशन है। तो सन से अर्थ को ज्वाइन करने वाली लाइन ये रही, और dt टाइम में मान लीजिए अर्थ यहाँ पर पहुँच गई, dt टाइम में अर्थ यहाँ पर पहुँच गई, कुछ भी टाइम में कहीं पहुँचेगी अर्थ, तो मान लो यहाँ तक पहुँच गई। तो इस ज्वाइनिंग लाइन ने dt टाइम में कितना एरिया बनाया? इतना एरिया बनाया। दिस इज एरिया स्वेप्ट आउट बाय द ज्वाइनिंग लाइन ऑफ सन टू प्लैनेट इन dt इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या है? ये वो एरिया है जो dt टाइम में कोई भी प्लैनेट, मतलब कोई भी प्लैनेट सन से मिलाने वाली जो ज्वाइनिंग लाइन है, वो dt टाइम के अंदर जो एरिया स्वेप्ट आउट करती है, जो एरिया बनाती है, वो ये dA एरिया है। अब प्लैनेट दूर भी आएगा, अर्थ की बात कर रहा हूँ तो अर्थ दूर भी आएगी, सन से काफ़ी दूर हो गई, मान लो यहाँ पर अर्थ की ये पोजीशन है किसी टाइम पर, तो ज्वाइनिंग लाइन हो गई सन से अर्थ के बीच में ये, तो dt टाइम में इतना ही एरिया बनाएगी। इसका मतलब अब dt टाइम में वो अर्थ जो है वो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेकिन एरिया उतना ही बनेगा। ये जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया बराबर है, क्योंकि ये भी dt इंटरवल ऑफ टाइम में बना है, ये भी dt इंटरवल ऑफ टाइम में बना है। इसका मतलब जब भी कोई प्लैनेट सन से पास होता है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड बढ़ जाती है, और जब कोई प्लैनेट सन से दूर होता है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिट में स्पीड कम हो जाती है। लेकिन दोनों टाइम के अंदर dt टाइम में कितना एरिया कवर किया? dA। यहाँ dt टाइम में dA एरिया कवर हुआ है, यहाँ भी dt टाइम में dA एरिया कवर हुआ है, तो यूनिट टाइम में कितना एरिया कवर हुआ है? dA/dt। इसे कहते हैं एरियल स्पीड। तो किसी भी प्लैनेट की जो एरियल स्पीड होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। एरियल स्पीड कांस्टेंट होती है, ऑर्बिटल स्पीड उसकी वेरी करती है, एरियल स्पीड कांस्टेंट होती है।
और जो एरियल स्पीड की वैल्यू आती है ये हमेशा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्लैनेट के इक्वल आती है। एरियल स्पीड होता है रेशो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्लैनेट। एरियल स्पीड की वैल्यू आती है, इसे अभी हम प्रूव कर देंगे। दिस इज सेकंड लॉ। तो यू शुड राइट दैट एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। इट मींस एरियल स्पीड का क्या मतलब है? ज्वाइनिंग लाइन ऑफ सन टू प्लैनेट, ज्वाइनिंग लाइन ऑफ सन टू प्लैनेट स्वेप्ट आउट equal area in equal interval of time. It means its aerial speed is constant and value of aerial speed is ratio of angular momentum of the planet to the twice of mass of planet. देखिए एरियल स्पीड की जो वैल्यू होती है दैट इज रेशो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्लैनेट। इसे प्रूव कर सकते हैं हम। हमें पता है सन से प्लैनेट की जो डिस्टेंस होती है वो अलग अलग होती है। ये डिस्टेंस अलग है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिस्टेंस है। तो सन से प्लैनेट के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, सन से प्लैनेट के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत सारी डिस्टेंस को ऐड करके और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वह एवरेज डिस्टेंस हमेशा सेमी मेजर एक्सिस के इक्वल आती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वही सन से प्लैनेट के बीच में एवरेज डिस्टेंस है। तो अलग अलग डिस्टेंस है तो एंगुलर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करें, इसलिए हम एवरेज एंगुलर मोमेंटम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने यही डिस्टेंस आर ले ली, एवरेज डिस्टेंस, और केवल प्रूफ के लिए मान लिया कि सन यहाँ पर है और प्लैनेट इस आर क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। इस आर डिस्टेंस के रेडियस में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है और थोड़े से टाइम में dt टाइम में प्लैनेट कहाँ से कहाँ पहुँचेगा? यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। तो देखिए dt टाइम में इतना सा एरिया ये कवर किया। ये कुछ ट्रायंगल टाइप दिख रहा है हमको क्योंकि छोटे टाइम के अंदर ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल टाइप दिख रहा है। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है? आर, और हाइट कितना है? आर्क। हाइट मतलब आर्क है, ये आर्क। और आर्क इज इक्वल टू होता है रेडियस इंटू एंगल। तो रेडियस आर है और एंगल छोटा सा हमने ले लिया डी थीटा। तो ये हमारा डी आ गया हाफ इंटू आर की जगह आर डी थीटा। तो आ गया हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। हाफ आर स्क्वायर डी थीटा हमारा एरिया आ गया। अब आपने क्या किया? ये जो एरिया है इसमें दोनों साइड dt से डिवाइड कर दिया। तो dA बाई डी टी इजिकल टू ये आ गया हमारा। हमें पता है डी थीटा बाई डी टी यह है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी। तो dA बाई डी टी की वैल्यू आ गई हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। इसको यहाँ आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख दिया, तो एक आर ओमेगा अलग लिख दिया, एक आर अलग लिख दिया। v इजिकल टू आर ओमेगा होता है तो आर ओमेगा जगह हमने v लिख दिया। तो dA बाई डी टी आ गया हाफ इंटू वी इंटू आर। अब इस टर्म को m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और mvr को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। कोई भी सिंगल पार्टिकल है तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। ऐसा आपने बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट में भी पढ़ा है कि ओनली दोज ऑर्बिट्स एग्जिस्टेड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। वहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम mvr लेते हैं, सिंगल पार्टिकल है वो। तो यहाँ पर भी कोई भी प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम हमने mvr ले लिया। r एवरेज डिस्टेंस है और v उसकी एवरेज स्पीड है। तो mvr एंगुलर मोमेंटम l हो गया डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास। ये प्रूव हो गया। देखिए थर्ड लॉ क्या है? केप्लर्स का थर्ड लॉ ऑफ पीरियड या लॉ ऑफ टाइम पीरियड। मान लीजिए कोई प्लेनेट मैंने यहाँ पर माना, हमें पता है वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व होता है। इस पोजीशन पर मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर है और वो पूरा राउंड रिवॉल्व करके वापस यहाँ पर आया, तो उसे टाइम लगा कैपिटल T। तो t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है और कैपिटल T टाइम पे भी यहाँ पर है, तो पूरा राउंड उसने लिया कैपिटल T। तो इस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज डिस्टेंस का क्यूब। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट कितनी होती है? सेमी मेजर एक्सिस। तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द एवरेज सेपरेशन बिटवीन सन एंड प्लेनेट। कि
अच्छा, ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो प्लेनेट सन से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर है उसका टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए अर्थ का जो टाइम पीरियड है 365 एंड 1/4 डेज है। अर्थ का टाइम पीरियड 365 एंड 1/4 डेज है। मार्स, जुपिटर ये अर्थ से दूर हैं, तो इनके लिए डिस्टेंस ज़्यादा आएगी, तो इनका टाइम पीरियड भी ज़्यादा है, इन्हें एक राउंड लेने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वो इस प्रिंसिपल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आता। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द एवरेज सेपरेशन बिटवीन सन एंड प्लेनेट। एवरेज सेपरेशन ये होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपने अगेन क्या किया, ये एवरेज डिस्टेंस मान ली और ये प्लेनेट मान लिया, ये सन मान लिया। अब t = 0 पर प्लेनेट यहाँ पर है और वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो कैपिटल T टाइम पे वापस यहाँ आ गया। मान लीजिए m मास है, प्लेनेट का मास है m और सन का मास है कैपिटल M। ये रिवॉल्व हो रहा है, प्लेनेट रिवॉल्व हो रहा है, तो उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसे महसूस होता है प्लेनेट को। लेकिन सन का जो अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, उसे बाहर जाने से प्रिवेंट करता, बचा लेता है। इसका मतलब बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है प्लेनेट पर, उसे सन का अट्रैक्शन बचाता है। तो mv²/r = कैपिटल G मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लेनेट अपॉन r²। तो बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को सन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बचाता है। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल कर दिया, एक r से एक r कैंसिल कर दिया, तो v² आ गया gm/r, v² gm/r आ गया, दोनों साइड अंडर रूट लिया तो v आ गया √gm/r। r क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट, जिसे सेमी मेजर एक्सेस के इक्वल लेते हैं। और ये ऑर्बिटल स्पीड है, चाहे तो v भी लिख सकते हैं, चाहे कई बार v0 भी लिखते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। ये एवरेज ऑर्बिटल स्पीड है। हमें पता है प्लेनेट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग टाइम अलग अलग होती है, तो ये एवरेज स्पीड है प्लेनेट की सन के अराउंड, ऑर्बिटल स्पीड। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड हमें पता है, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक पूरा राउंड रिवॉल्व किया, पूरा राउंड लगाया प्लेनेट ने, तो सन पे मतलब सेंटर पे कितना एंगल बनाया, 2π रेडियन। तो इसकी मैं ऐसा यूनिट लिखूंगा 2π रेडियन। और टाइम, टोटल टाइम दैट इज कैपिटल T। तो टाइम पीरियड का फार्मूला, T को इधर ले आए, ओमेगा को नीचे ले आए, तो T का एक फार्मूला होता है टाइम पीरियड का 2π/ω। और v = r ω होता है, तो ω = v/r। अच्छा, दूसरा हम ये भी मान सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है 2πr सर्कमफ्रेंस, और एवरेज स्पीड है v, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी टाइम होता है। तो आप चाहे इस तरह से निकाल लीजिए, चाहे डिस्टेंस अपॉन स्पीड को टाइम कर लीजिए, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ये ऑर्बिटल स्पीड है, ये एवरेज डिस्टेंस है। अभी हमने v कैलकुलेट किया √gm/r, तो यहाँ v की जगह √gm/r रख दिया। ये r⁻1/2 है, इस r को ऊपर लेके जाएंगे तो r⁻1 इंटू r⁻½ बेस इक्वल है, तो पावर ऐड हो गई 1 + ½ 3/2 हो गई, तो r की पावर हो गई 3/2 और √gm। अब आपने इसका स्क्वायर किया तो टाइम का स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया तो आ गया 4π², इसका स्क्वायर किया तो 2 से 2 कैंसिल, r³ आ गया, और √gm का स्क्वायर किया तो gm आ गया। ये सब कांस्टेंट है, ये 4 है, ये π² है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये मास ऑफ सन कांस्टेंट है। अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं और इक्वल को हटा दूं, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लिख सकते हैं T² = r³। यही हमारा थर्ड लॉ है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एवरेज सेपरेशन बिटवीन सन एंड प्लेनेट। देखिए, एक बार ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर ये 2πr था, r⁻1 है, और ये √r है, मतलब रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो ये पावर हाफ हो गया अपॉन √gm। बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी 1 + ½ 3/2 हो गया।